हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइंग ह्यूमैनिटीज़। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर फर्स्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस कोल्ड वॉर एरा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एरीनास ऑफ द कोल्ड वॉर। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को। कोल्ड वॉर की वजह से बहुत सारी वॉर्स होती हैं, बट जो एक चीज़ नहीं होती है वो होती है वर्ल्ड वॉर। कोल्ड वॉर की वजह से कोरिया के बीच में 1950 से लेके 53 के दौरान वॉर होती है बिटवीन सोवियत यूनियन एंड यूएसए, एंड बर्लिन में भी 1958 से लेके 62 के बीच में यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में वॉर होती है। साथ ही कॉन्गो में भी 1960s अर्ली 1960s के टाइम वॉर होती है इन बिटवीन सोवियत यूनियन एंड यूएसए, यानी कि दो ब्लॉक्स के बीच में। अब इन सारी सिचुएशंस में नन ऑफ द टू ब्लॉक्स वर रेडी टू बैक डाउन, यानी दोनों में से कोई भी ब्लॉक पीछे नहीं हटना चाहता होता है। दोनों जो है वो एक दूसरे को बस दिखाना चाहते होते हैं अपनी पावर को, और वो कहना चाहते होते हैं एक दूसरे से कि आई एम दी सुप्रीम इन कंपैरिजन टू यू। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डेफिनेशन एरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आ सकता है इन योर बोर्ड एग्जाम, एंड द एग्जामिनर कैन ऑल्सो आस्क नेम द एरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर। सो लेट्स डिस्कस नाउ। एरीनाज ऑफ द कोल्ड वॉर ये वो जगहें थी जहाँ पे क्राइसिस हुए या फिर देयर वाज थ्रेट कि यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव अलायंस, इन दोनों के बीच में कोल्ड क्या कहते हैं वॉर हो सकती है। बट जो एक चीज़ जो नहीं क्रॉस होती है इन तीनों जगहों में, जैसे कोरिया, बर्लिन, कॉन्गो, और इसके अलावा भी बहुत सारी जगहें होती हैं जैसे कि वियतनाम, अफ़गानिस्तान, इन सब जगहों में एक चीज़ जो कॉमन थी कि जो नहीं होता है वो होती है एक न्यूक्लियर वॉर। सब जगहों पे क्राइसिस हुए और थ्रेट भी आया क्राइसिस होने का, बट एक न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई। और साथ ही साथ मिलिट्री बिल्डअप्स इन्होंने बहुत ज़्यादा करे, यानी कि इन्होंने बहुत सारे आर्म्स जो हैं वो कलेक्ट करे, बहुत से खतरनाक वेपन्स, बॉम्ब्स, सब कुछ कलेक्ट करा गया। एंड कई जगहों पे डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन, यानी कि एक दूसरे की कंट्री के ऑफिशियल्स हम कह सकते हैं, उन्होंने एक दूसरे से बात करने का ट्राई ही नहीं करा, यानी कि उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर ही नहीं करी और ऑफिशियल्स ने बात ही नहीं करी, और इस वजह से और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई और वॉर जो है वो वर्स्ट होते गई कई जगहों के ऊपर। अब कई जगहों पे नाम लीडर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने मीडिएट करा इन बिटवीन कोरियाज़, इन दो कोरियाज़ के बीच में, जब 1950 और 53 यानी कि साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में जब 1950 एंड 1953 के दौरान वॉर हो रही थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, he helped and mediated in between them. एंड कोंगो क्राइसिस के दौरान भी जब दो सुपर पावर्स यानी कि यूएस एंड यूएसएसआर ये दोनों इन्वॉल्व थी डायरेक्ट लड़ने में, तब भी यू थंड द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, ही हेल्प्ड इन दिस सिचुएशन एंड ब्रॉट पीस टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि कोंगो में उन्होंने भी पीस बिल्डिंग में बहुत हेल्प करी। अब वक्त के साथ साथ इन दोनों कंट्रीज यूएस एंड यूएसएसआर को ये भी समझ आया कि लॉजिक ऑफ रिस्ट्रेंट जो है उसे हमें खड़ा करना चाहिए अपने बीच में, यानी कि वॉर जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा है उन सब के लिए, दोनों के लिए, यूएस एंड यूएसएसआर के लिए, और वॉर को एक नो ऑप्शन कंसीडर करना चाहिए, वॉर को एक बिग नो कहनी चाहिए हम दोनों को, और हमें मोर रैशनली एंड रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए। और हालांकि इस सब लॉजिक ऑफ रिस्ट्रेंट से, यानी कि वॉर नहीं करनी है और रैशनली बिहेव करना है, रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना है, इसकी वजह से वॉर का खतरा तो टला, बट एक चीज़ जो नहीं ख़त्म हुई वो थी राइवेलरी। राइवेलरी की वजह से इन दोनों के बीच में, यानी कि दुश्मनी की वजह से इन दोनों के बीच में काफ़ी सस्पिशन थी, एक दूसरे को ये शक करा करते थे और सोचा करते थे कि सामने वाली जो कंट्री है, यानी कि यूएस जो है वो सोचा करता था कि कहीं यूएसएसआर बहुत सारे वेपन्स ना इकट्ठे कर रहा हो, कहीं वो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ना करे। तो इस वजह से ये लोग सोचा करते थे कि ज़्यादा वेपन्स इकट्ठे करना इम्पॉर्टेंट है जंग को रोकने के लिए, यानी कितना इलॉजिकल है, आप खुद ही सोचो कि हम लोग और वेपन्स इकट्ठे कर रहे हैं किस वजह से, कि हम लोग वॉर नहीं करेंगे।
तो ये दोनों कंट्रीज़ ऐसे करा करती थी, ये सोचा करती थी कि हो सकता है कि यूएसए जो है वो मुझे मिसअंडरस्टैंड कर ले। यूएसएसआर वाले सोचा करते थे कि हो सकता है यूएसए मुझे मिसअंडरस्टैंड करे, मेरे नंबर ऑफ़ वेपन्स को, और मुझ पर अटैक करे इस इंटेंशंस की वजह से। और हो सकता है और वो एक और चीज़ सोचा करते थे, कई सारे रीजंस वो लोग सोचा करते थे और ज़्यादा वेपन्स इकट्ठे करने की, कि क्या पता कल को कोई सोवियत सोल्जर जो है वो गलती से न्यूक्लियर वेपन स्टार्ट कर दे और फिर उसे कहा जाए कि ये एक एक्सीडेंट है बट वो एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है। तो इस वजह से भी ये लोग बहुत सारे वेपन्स इकट्ठे करते रहा करते थे। अब वक्त के साथ साथ इन दोनों के बीच में, यूएस एंड यूएसएसआर के बीच में, जब हालात सुधरे तो इन लोगों ने कई सारी ट्रीटीज साइन करी अपने आसपास के कह सकते हैं इन्वायरमेंट को थोड़ा स्टेबल बनाने के लिए और बैलेंस ऑफ वेपन्स लाने के लिए। इन लोगों ने साइन करी न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स को रोकने वाली ट्रीटीज़, यानी कि उनका यूज़ घटाने वाली ट्रीटीज़, न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ घटाने वाली ट्रीटी। और इन ट्रीटीज़ की शुरुआत हुई 1960s के दौरान, और इन ट्रीटीज़ को कहा गया आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़। अब आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी में आई LTBT यानी कि लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, NNPT यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, SALT यानी कि स्ट्रैटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक, SART यानी कि स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन टॉक। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन सब की फुल फॉर्म आपको पेपर में पूछी जा सकती है या फिर आपको MCQ टाइप पूछा जा सकता है, क्योंकि अब की बार पेपर्स में काफ़ी सारे MCQs आने वाले हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू फर्दर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड टॉपिक। हमारा सेकंड टॉपिक होने वाला है चैलेंज टू बाइपोलैरिटी। अब कोल्ड वॉर की वजह से जो मेन डेवलपमेंट होती है वो होती है कि वर्ल्ड जो होता है वो दो ब्लॉक्स के बीच में बंट जाता है, यानी कि एक ब्लॉक जो था वो यूएसए का था और एक ब्लॉक जो था वो यूएसएसआर का था। और इस वजह से जो न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज़ होती हैं, यानी कि वो कंट्रीज़ जिन्होंने अभी अभी अपनी इंडिपेंडेंस गेन करी होती है कॉलोनिस्ट रूलर्स जैसे कि डच हो गए, ब्रिटिश हो गए, फ्रेंच हो गए, इनसे जिन्होंने अभी अभी इंडिपेंडेंस गेन करी होती है, वो कंट्रीज़ होती हैं एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की, यानी कि साउथ अमेरिका की। इन सब कंट्रीज़ को एक दूसरा ऑप्शन चाहिए होता है। अगर ये कंट्रीज जो कि अभी अभी डीकोलोनाइज हुई हैं बहुत सारी कॉलोनिस्ट पावर्स जैसे कि डच, फ्रेंच, इन सब से, तो ये लोग चुनती हैं एक अल्टरनेटिव ऑप्शन, और वो अल्टरनेटिव ऑप्शन होता है नाम का, यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट। अब नॉन अलाइन मूवमेंट का मेन मकसद था कि जो ये न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज़ है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की, ये किसी को भी नहीं ज्वाइन करना चाहती, ना ये जाना चाहती हैं यूएसए के साथ, ना ये जाना चाहती हैं यूएसएसआर के साथ। अब जो है रूट्स ऑफ नाम, अभी नाम बना कैसे, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो नाम है उसकी रूट्स जाती हैं फ्रेंडशिप बिटवीन जोसेफ ब्रोज टीटो यानी कि यूगोस्लाविया के एक मेन लीडर और जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडिया के हमारे मुख्य लीडर थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे हमारी कंट्री के, और गमाल अब्दुल नसीर इजिप्ट के एक मेन लीडर, और सुकर्नो इंडोनेशिया के एक मेन लीडर, और क्वामे नक्रुमा गाना के। इन 5 लीडर्स की दोस्ती के पीछे जाता है नाम का फाउंडेशन। अब आपको जो एग्ज़ाम में आ सकता है वो ये है कि आपको इन लीडर्स की कंट्रीज़ को प्लॉट करने आ सकता है 5 मार्क्स के मैप के अंदर। आपको ये 5 कंट्रीज़ जो हैं वो ढूंढ के वर्ल्ड मैप पे आती हैं, वो ऑलरेडी उन 5 की 5 कंट्रीज़ को आपको आइडेंटिफाई करके लिखना होता है आपकी आंसर बुकलेट में। तो इन 5 कंट्रीज़ को अच्छे से एकदम वर्ल्ड मैप पे करके जाना आ सकता है क्वेश्चन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैप के ऊपर बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है ये। तो अब इन जो ये 5 लीडर्स थे इनकी फ्रेंडशिप के पीछे जाता है नाम का ओरिजिन। अब ये जो 5 लीडर्स थे ये मिलते हैं, एक मीटिंग करते हैं ये लोग इन 1956 एंड फाउंड करते हैं नाम को। इम्पॉर्टेंट है, मार्क दिस, 1956 was the year when नाम was found। और जो नाम का फर्स्ट समिट होता है वो होता है बेलग्रेड में। बेलग्रेड इंडोनेशिया में सिचुएटेड है, और उस टाइम उस समिट में 25 कंट्रीज़ प्रेजेंट होती हैं। ये भी आपको MCQ में आ सकता है, सो इसको भी रिमेंबर रखना, अपने माइंड में रखना एंड रिमेंबर दिस। अब जो फर्स्ट समिट होता है बेलग्रेड का समिट, उसमें 3 चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की जाती है। और पहली ये तीनों चीज़ें होती हैं कि इन
पांचों कंट्रीज़ के बीच में, यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, घाना, इन पांचों कंट्रीज़ के बीच में कॉपरेशन बढ़ाना है, ठीक है, और इनके बीच में यानी कि अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करने हैं और एक दूसरे को हेल्प करना है, कॉपरेट करना है बहुत से कॉमन इश्यूज़ के ऊपर इन लोगों ने, ऐसा आप समझ लो, ठीक है। और जो सेकंड इशू ये लोग डिस्कस करते हैं वो होता है कि ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन एंड वाइडनिंग एरिनाज, यानी कि जो कोल्ड वॉर बढ़ रही है और जो बहुत से एरिनाज हैं, बहुत सी जगहें हैं जो इस लड़ाई के बीच में फंसते जा रहे हैं, उसके ऊपर ये लोग डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ इसमें होता है कि एंट्री ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़ जो कि अभी अभी हाल ही में आज़ाद हुई हैं कॉलोनिस्ट पावर्स से, वो इंटरनेशनल एरिना में एंटर कर रही हैं, उसके ऊपर भी ये लोग डिस्कस करते हैं। और ऐसा फैक्ट के साथ ये लोग सपोर्ट करा हुआ है आपकी बुक के अंदर कि 1960 में 16 कंट्रीज़ वर प्रेजेंट इन द यूएन, यूएन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। 1960 में 16 कंट्रीज़ वर प्रेजेंट इन यूएन दैट वर ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन, यानी कि ये 16 कंट्रीज़ अफ्रीका की थी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की थी ये 16 कंट्रीज़, जो कि हाल ही में डिकोलोनाइज्ड हुई हैं और ये यूएन के अंदर एंटर कर चुकी हैं। अब जो नाम है उसकी लेटेस्ट मीटिंग हुई थी, यानी कि उसका 14th समिट, उसकी 14th मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी हवाना में। हवाना इज़ इन क्यूबा, इंपॉर्टेंट है, मार्क दिस, आ सकता है मैप क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये मीटिंग हुई थी 2006 में। इसमें 116 मेंबर स्टेट्स एंड 15 ऑब्जर्वर कंट्रीज प्रेजेंट थी। अब वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीतता गया, डिफरेंट कंट्रीज़ जो कि डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स की थी, यानी कि आप समझ लें कुछ कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी चलती है, कुछ में मिलिट्री रिजाइम चल रहा है एंड कुछ में सिंगल पार्टी रूल है, बहुत सी अलग अलग टाइप की पॉलिटिकल सिस्टम वाली कंट्रीज़ जिनके अलग से इंटरेस्ट थे वो ज्वाइन कर लेती हैं नाम को एंड इसको लेस होमोजेनियस यानी कि लेस सिमिलियर बना देती हैं। ये सारी कंट्रीज डिफरेंट इंटरेस्ट की होती हैं, डिफरेंट सिस्टम की होती हैं, तो ऑब्वियसली नाम जो है वो कम सिमिलियर रहता है, इसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं बचती है। और नाम को टफली डिफ़ाइन करना, नाम को क्लियरली डिफ़ाइन करना बहुत ही टफ काम बन जाता है। पहले नाम क्या था कि हम किसी भी अलायंस को नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, हम अपनी ही दुनिया में रहना चाहते हैं, एक टाइप से आप समझ लो। तो ये चीज़ जो होती है ये टफ हो जाती है डिफ़ाइन करना कि नाम क्या है बेसिकली, ओके। अब जो नाम है उसे आप ये भी ना समझें कि बिल्कुल ही हम लोग अलूफ रह रहे हैं या फिर बिल्कुल ही आइसोलेशन में रह रहे हैं, पूरी वर्ल्ड से हम लोग डिटैच होकर अपनी ही किसी वर्ल्ड में रह रहे हैं, नाम ये नहीं कहता है, ठीक है। नाम जो है वो डिफरेंट है अलूफनेस से। इंस्टेड अलूफनेस को आप समझ सकते हैं कि जो एकदम डिटैच रह के रहना पूरे वर्ल्ड से, लाइक 1787 के टाइम यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में हुआ था ऐसा। फॉरेन पॉलिसी आप समझें कि वो तरीका जिससे एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ डील करती है। 1787 के टाइम यानी, और उससे 1787 से लेके वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जो यूएसए था उसने ये पॉलिसी फॉलो करी थी अलूफनेस की, और वो अलग रहा था पूरी की पूरी दुनिया से। और साथ ही साथ जो एक और चीज़ है कि नाम इज़ नॉट अबाउट आइसोलेशन और अलूफनेस, या फिर हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया से डिटैच होके अपनी ही किसी वर्ल्ड में रहना। नाम इज़ नॉट अबाउट दैट। नाम वो टोटली वो चीज़ नहीं है जो यूएसए ने करी अपनी फॉरेन पॉलिसी में। फॉरेन पॉलिसी यानी कि एक तरीका जिससे कि दूसरी कंट्री, यानी कि एक पॉलिसी जिससे दो कंट्रीज़ आपस में डील करती हैं। यूएसए ने जैसा किया 1787 से लेके वर्ल्ड वॉर 1 में कि वो टोटली आइसोलेशन में रहा, उसने किसी भी दूसरी कंट्री से कोई बातचीत नहीं करी और ना ही कोई वो किसी वर्ल्ड अफेयर्स में कोई मॉरल स्टैंड लिया करता था। तो नाम इज़ नॉट अबाउट दैट। इंस्टेड नाम की जो कंट्रीज़ है जैसे कि इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, इन सब ने बहुत सी मॉरल स्टैंड लिए हैं और बहुत सी चीज़ों के ऊपर इन्होंने पीस एंड स्टेबिलिटी भी लाई है पूरी की पूरी वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज़ में। और साथ ही साथ जो नाम है वो कोई न्यूट्रलिटी भी नहीं फॉलो करता है, यानी कि वो वॉर से टोटली आउट भी नहीं रहता है, ठीक है। जो न्यूट्रलिटी फॉलो कर रही होती हैं कंट्रीज़, उन्हें ये प्रैक्टिस करनी होती है कि ना कि उन्हें किसी को हेल्प करना है वॉर रोकने में, ना उन्हें खुद इन्वॉल्व होना है वॉर के अंदर, ना ही उन्होंने स्टैंड लेना है कि ये सही कर रहा है, यूएसए वाले सही कर रहे हैं या यूएसएसआर सही कर रहा है। उन्हें किसी की अप्रोप्रिएटनेस पे कुछ बोलना ही नहीं होता है। नाम की कंट्रीज़ ने न्यूट्रलिटी को तोड़ा है और इंस्टेड ऑफ बीइंग आउट ऑफ वॉर वो बहुत सी कारणों की वजह से वॉर में इन्वॉल्व हुई हैं। जैसे कि इंडिया जो है
जब दो कोरियाज़ यानी कि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया में जब यूएसए एंड यूएसएसआर लड़ने में बिजी थे, तब इंडिया ने जाके वहाँ हेल्प करी है उन कंट्रीज़ की और उन दोनों के बीच में मीडिएट करा है और वापस से उनके बीच में पीस रिस्टोर करा है। सो आज की वीडियो में बस इतने ही टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक्स जो है मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।